नमस्कार और स्पेस टू स्पेस कम्युनिटी में आपका स्वागत है। ये विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है और इस साल का थीम है अंतरिक्ष में जीवन। सुनते ही मन में सवाल आता है, आखिर हम इंसान पृथ्वी छोड़कर कहीं और मतलब बसने की क्यों सोच रहे हैं। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे श्रोता ने कुछ बेहतरीन स्रोत साझा किए हैं जिनके आधार पर हम बात करेंगे कि भाई इंसान को अंतरिक्ष में क्यों जाना चाहिए, इस रास्ते में मुश्किलें क्या हैं, क्या वाकई दूसरे ग्रहों पर या स्पेस में टिकना मुमकिन है, और हाँ, इसके लिए कायदे कानून क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, अंतरिक्ष में हमारा भविष्य कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोज। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई रॉकेट साइंस का ही मामला नहीं है, जैसा आपने कहा। इसमें रणनीति, पैसा, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, यहाँ तक के कानून और हाँ, सही गलत के सवाल भी जुड़े हैं। जो जानकारी हमारे पास है वो इन सभी पहलुओं पर अच्छी रोशनी डालती है, मुझे लगता है। तो सबसे पहले यही बड़ा सवाल, आखिर अंतरिक्ष में जाने या फिर कह लें बस्तियां बसाने की जरूरत क्या है। क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन वाली बातें हैं? देखिए, एक बड़ा कारण तो हमारे वजूद से जुड़ा है। अगर हमें एक प्रजाति के तौर पर लंबे समय तक टिके रहना है, तो सिर्फ एक ही ग्रह पर निर्भर रहना वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। सोचिए, कोई बड़ा उल्कापिंड टकरा जाए या फिर जैसे आजकल बात हो रही है, जलवायु परिवर्तन बेकाबू हो जाए, तो दूसरे ग्रहों पर होना एक तरह का बैकअप प्लान है, एक बीमा पॉलिसी कह सकती हैं। स्टीफन हॉकिंग और एलोन मस्क जैसे लोग इसी बात पर तो जोर देते आए हैं। हाँ, ये तो समझ आता है, मतलब एक तरह का प्लैनेट बी का आइडिया, बैकअप। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई वजह है या बस यही है? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी वजह है पैसा और संसाधन, जिसे कहते हैं अंतरिक्ष संसाधनों का वही इस्तेमाल करना, यानी इन सिचु रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ISRU। सोचिए जरा, चांद या मंगल की मिट्टी से इमारतें बनाना या क्षुद्र ग्रहों से प्लैटिनम जैसी कीमती धातुएं निकालना, अंतरिक्ष में सोलर पैनल लगाकर बिजली धरती पर भेजना, ये न सिर्फ खरबों डॉलर की नई इंडस्ट्रीज खड़ी कर सकता है, बल्कि धरती पर जो संसाधनों की कमी है ना, और सप्लाई चेन की दिक्कतें, उनको भी ये कम कर सकता है। पहले क्या था, अपोलो जैसे सरकारी प्रोग्राम होते थे, उनका बजट तो राजनीतिक हवा बदलते ही कम हो जाता था। अब बात हो रही है ऐसे मॉडल की जो खुद पैसा कमा सकें, ताकि अंतरिक्ष में हमारी मौजूदगी टिकी रहे, वो आत्मनिर्भर हो। अच्छा, यानी सिर्फ बचाव नहीं बल्कि कमाई और तरक्की भी। और विज्ञान का क्या, नई खोजें वगैरह? वो तो है ही। अंतरिक्ष हमें ब्रह्मांड के राज खोलने का मौका देता है। जीवन की तलाश, क्या हम अकेले हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST जैसी दूरबीनें इसीलिए तो बनी है, ताकि वो शुरुआती आकाशगंगाओं को देख सकें, ब्रह्मांड के जन्म के और करीब झांक सकें। और अंतरिक्ष हमें साथ भी लाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को देखिए। हाँ, ISS तो कमाल है। बिल्कुल, 15 से ज्यादा देश मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले 25 सालों से लगातार इंसान वहां रह रहे हैं। ये गजब का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। साथ ही ये हमें पृथ्वी के पास मंडराते खतरों जैसे क्षुद्र ग्रहों, एनियोस, उन पर नजर रखने और उनसे बचने के तरीके विकसित करने में भी मदद करता है। सही। और GPS जैसी टेक्नोलॉजी, वो तो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये भी तो अंतरिक्ष रिसर्च की ही देन है। ये सब तो सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, पर क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? क्या सब लोग इस विचार से सहमत हैं? मतलब कुछ विरोध भी तो होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सहमत तो सभी नहीं है। कुछ गंभीर नैतिक और व्यावहारिक सवाल भी उठाए जाते हैं। आलोचक कहते हैं कि हम खरबों डॉलर अंतरिक्ष पर उड़ा रहे हैं, जबकि वही पैसा धरती की समस्याओं को सुलझाने में लगाया जा सकता है, जैसे गरीबी, भुखमरी या पर्यावरण को बचाना। ये बात तो सही है। क्या हमें पहले अपना घर ठीक नहीं करना चाहिए, ये सवाल उठता है। और एक डर ये भी है कि कहीं हम अपनी सामाजिक बुराइयां, जैसे लड़ाई झगड़े या संसाधनों की लूट वाला मॉडल, जिसे कुछ विचारक हॉब्जियन कह सकते हैं, वो सब साथ लेकर अंतरिक्ष में ना पहुंच जाएं। साथ ही एक और दुविधा है, ग्रहों को हमारे प्रदूषण से बचाने की जिम्मेदारी, प्लैनेटरी प्रोटेक्शन और वहां इंसानी बस्ती बसाने की जरूरत, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा? ये बात तो वाकई सोचने वाली है। खैर, मान लीजिए हमने जाने का फैसला कर ही लिया, तो वहां रहना कितना मुश्किल है? क्या ये किसी बर्फीले पहाड़ पर रहने जैसा है या उससे भी ज्यादा कठिन? उससे कहीं ज्यादा कठिन, बहुत ज्यादा। नासा इन चुनौतियों को संक्षेप में रिज कहता है। R रेडिएशन विकिरण, I आइसोलेशन, अलगाव,
डी डिस्टेंस दूरी, जी ग्रेविटी फील्ड्स गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और ई हॉस्टाइल क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स प्रतिकूल बंद वातावरण। चलिए शरीर पर पड़ने वाले असर से शुरू करते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये सच है, बिल्कुल सच है। सबसे बड़ी चुनौती है माइक्रोग्रेविटी, यानी लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण। लंबे समय तक इसमें रहने से मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, जिसे मसल एट्रोफी कहते हैं। हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, मतलब ऑस्टियोपिनिया। दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है तो वो सुस्त हो सकता है। खून में लाल रक्त कोशिकाएं कम बनती हैं, इसे स्पेस एनीमिया कहते हैं। संतुलन बनाने में दिक्कत आती है और आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है। VIAP या सैंड सिंड्रोम कहते हैं उसे। शरीर में पानी ऊपर की तरफ खिंचता है, जिससे चेहरा सूजा सूजा सा लगता है। मजाक में इसे मून फेस भी कहते हैं। अरे मून फेस। और कोई अजीब बदलाव भी होते हैं। हाँ, कुछ दिलचस्प चीजें भी होती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम होने से अंतरिक्ष यात्रियों की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ, और क्योंकि पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए नहीं होता, तो उनके तलवे एकदम नरम मुलायम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये मजेदार बातें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को कम नहीं करती, वो तो है ही। और अंतरिक्ष के वैक्यूम का खतरा और दूसरी शारीरिक दिक्कतें। देखिए, स्पेस सूट में एक छोटा सा छेद भी जानलेवा हो सकता है, क्योंकि बाहर पूर्ण निर्वात है, वैक्यूम, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं। हालांकि कुछ सेकंड शायद बच जाएं, ऐसा कहते हैं। इसके अलावा नींद ठीक से नहीं आती, नाक बंद रहती है जैसे जुकाम हो गया हो, खाने का स्वाद और सूंघने की शक्ति बदल जाती है, पीठ और पेट में दर्द आम बात है, बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होती है। इसे एस्थेनाइजेशन सिंड्रोम कहते हैं। और छोटी छोटी चीजें भी अजीब होती हैं, जैसे आंसू बहते नहीं, वो आंख पर ही चिपके रहते हैं, और बंद माहौल में कोई भी गंध बहुत तेजी से फैलती है। बाप रे, ये तो हुई शरीर की बात, लेकिन दिमाग का क्या? अकेले एक छोटे से डिब्बे में बंद, पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर, वो कैसा होता होगा? ये मनोवैज्ञानिक चुनौती शायद शारीरिक चुनौती से भी बड़ी हो सकती है। जैसा आपने कहा, महीनों या सालों तक एक छोटी सी जगह में बंद रहना, आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट, पृथ्वी से इतनी दूरी, हर पल खतरे का एहसास, ये सब मिलकर एक बेहद तनावपूर्ण माहौल बनाते हैं। आईसी एनवायरनमेंट कहते हैं इसे। इससे मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो सकती है, और टीम के अंदर झगड़े बढ़ सकते हैं। मंगल जैसे मिशन पर तो ये और मुश्किल होगा, क्योंकि पृथ्वी से बात करने में भी 20 से 40 मिनट की देरी होगी एक तरफ का सिग्नल जाने में। बाप रे, 40 मिनट? हाँ, मतलब आप तुरंत मदद नहीं मांग सकते। तो फिर अंतरिक्ष यात्रियों को मानसिक रूप से ठीक रखने के लिए क्या किया जा सकता है, खासकर जब वो पृथ्वी पर किसी डॉक्टर से तुरंत बात भी नहीं कर सकते? यहीं पर तकनीक और ट्रेनिंग काम आती है। एक तरीका है ऑटोमेटेड साइकोथेरेपी। ऑटोमेटेड मतलब कंप्यूटर से? हाँ, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम जो अंतरिक्ष यात्रियों को गोपनीय तरीके से कभी भी मानसिक सहायता दे सकें रियल टाइम में। दूसरा, मिशन पर भेजने से पहले ही क्रू को दिमागी रूप से मजबूत बनाने की ट्रेनिंग देना, जैसे तनाव से कैसे निपटना है, टीम में मिलकर कैसे काम करना है, माइंडफुलनेस या रिलैक्सेशन तकनीकों का अभ्यास करना। और बेशक क्रू का चुनाव बहुत सावधानी से करना पड़ता है, और मिशन के दौरान उनके व्यवहार पर लगातार नजर रखी जाती है। ठीक है, तो चुनौतियां तो पहाड़ जैसी हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। लेकिन क्या इन सब से पार पाकर वहां स्थायी रूप से रहना संभव है? क्या तकनीक हमारी मदद कर सकती है? उम्मीद तो यही है, और तकनीक ही इसका रास्ता खोलेगी। बिल्कुल। सबसे बड़ी तकनीकी बाधा है जीवन रक्षक प्रणाली, यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ECLSS कहते हैं इसे। हमें ऐसे बंद सिस्टम बनाने होंगे, क्लोज्ड लूप सिस्टम, जो हवा, पानी जैसे संसाधनों को लगभग पूरी तरह रिसाइकिल कर सकें, 95%, 98% या उससे भी ज्यादा। सोचिए, जो पानी इस्तेमाल हुआ उसे साफ करके फिर इस्तेमाल करना, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ी उसे तोड़कर ऑक्सीजन बनाना। यूके की एक कंपनी है CHRY, वो एक ऐसा सिस्टम बना रही है जिसका लक्ष्य 100% पानी रिसाइकिल करना है। 100%? वाह! हाँ, जब तक हम पृथ्वी से सामान मंगाने पर निर्भर रहेंगे, तब तक स्थायी बस्ती बसाना बहुत महंगा और मुश्किल होगा, असंभव सा। ये तो हुआ हवा पानी का जुगाड़।
लेकिन उस खतरनाक रेडिएशन से कैसे बचेंगे? क्या कोई अदृश्य कवच जैसा कुछ बना सकते हैं? काश इतना आसान होता। रेडिएशन से बचाव एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। एक तरीका है निष्क्रिय ढाल, पैसिव शील्डिंग, यानी मोटी दीवारें बनाना। ये पानी से बन सकती हैं या चांद मंगल की मिट्टी, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, उससे, या फिर पॉलीथीन जैसे पदार्थों से। दूसरा विचार है सक्रिय ढाल, एक्टिव शील्डिंग, यानी यान के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाना, जैसे पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। पर ये बहुत जटिल है और इसमें बहुत ऊर्जा लगेगी। ज्यादा व्यावहारिक तरीका शायद ये है कि रहने की जगहों को सतह के नीचे बनाया जाए, जैसे चांद या मंगल पर पुरानी लावा ट्यूब्स हैं, उनके अंदर। अच्छा, गुफाओं जैसा। हाँ, एक तरह से। या फिर यान के अंदर ही एक बहुत मोटी दीवारों वाला तूफानी आश्रय, स्टॉर्म शेल्टर हो, जहां सोलर तूफानों के समय क्रू शरण ले सकें। और रहने की जगह कैसी होंगी? हमने पुराने स्पेस स्टेशंस जैसे सैल्यूट, मीर, जहां वैलेरी पुलाकोव ने रिकॉर्ड 438 दिन बिताए थे, और आईएसएस से क्या सीखा है? सबसे बड़ा सबक है मॉड्यूलैरिटी का, मतलब छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर बड़ी संरचना बनाना। आईएसएस ऐसा ही है ना? भविष्य के स्टेशन भी ऐसे ही होंगे, जैसे चांद के ऑर्बिट में बनने वाला गेटवे स्टेशन और उसका हेलो मॉड्यूल, हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक्स आउटपोस्ट। इसे नॉर्थ ग्रुपमन बना रहा है, और ये पृथ्वी से दूर पहला स्थायी इंसानी ठिकाना हो सकता है। और प्राइवेट कंपनियां भी पीछे नहीं हैं, वो अपने स्टेशन बना रही हैं, जैसे एक्सियोम स्टेशन और ऑर्बिटल रीफ। हाँ, उनका नाम सुना है मैंने। मेन भविष्य के घरों में कसरत करने, नहाने धोने, काम करने और इलाज की पूरी सुविधा होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक सेहत के लिए खिड़कियां भी जरूरी हैं। और हाँ, हवा का सही बहाव, वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, ताकि हवा ताज़ी रहे और कार्बन डाइऑक्साइड जमा ना हो। आपने शुरू में ISRU यानी स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल की बात की थी। ये स्थायी बस्तियों के लिए कितना ज़रूरी है? इसे आप स्थायी बस्ती का आर्थिक इंजन कह सकती हैं। अगर हमें हर चीज़ पृथ्वी से ले जानी पड़ेगी, सुई से लेकर रॉकेट तक, तो ये कभी सस्ता नहीं होगा। ISRU का मतलब है वहीं के संसाधनों का इस्तेमाल करना, जैसे चांद के ध्रुवों पर या मंगल पर जमी बर्फ से पानी निकालना। इसी पानी से पीने का पानी मिलेगा, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनेगी, और रॉकेट के लिए ईंधन भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाह, मतलब पानी ही सब कुछ है। बिल्कुल। मंगल के वायुमंडल में तो भरी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे ऑक्सीजन बनाना नासा के मॉक्सी प्रयोग ये सफलतापूर्वक करके दिखा चुका है। वहाँ की मिट्टी यानी रेगोलिथ से 3D प्रिंटिंग करके इमारतें, सड़कें या लैंडिंग पैड बनाना, और भविष्य में क्षुद्र ग्रहों से कीमती धातुएं निकालना भी एक बड़ा मौका हो सकता है। ISRU ही अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता की कुंजी है असल में। और वो माइक्रोग्रेविटी के बुरे असर का क्या उसका कोई इलाज है सिवाय कसरत के? मैंने आर्टिफिशियल ग्रेविटी के बारे में कुछ सुना था। हाँ, आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक बड़ा समाधान हो सकता है, खासकर मंगल जैसे लंबे सफर के लिए जहां सालों लग सकते हैं, वरना शरीर पर असर बहुत ज्यादा होगा। इसके कई आइडिया हैं। एक है बड़े बड़े घूमने वाले पहिए जैसे स्टेशन बनाना, जैसे पुरानी साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाते थे ना। हाँ, वो गोल घूमने वाले। बिल्कुल, ओनील सिलेंडर या स्टैनफोर्ड टॉरस जैसे। घूमने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होगी जो ग्रेविटी जैसा असर देगी। दूसरा तरीका है एक स्लेज पर लेटकर तेजी से आगे पीछे होना, लीनियर एक्सेलरेशन। और एक और नया आइडिया है कि पूरे स्टेशन को घुमाने के बजाय सिर्फ कुछ हिस्सों को घुमाया जाए, जैसे हवा भरे डोम या टैंक जिनमें ट्रेडमिल या साइकिल लगी हो, तो आप कसरत करते हुए ही ग्रेविटी महसूस करें। सुनने में तो कमाल का लगता है, पर क्या इसमें कोई दिक्कत है? मतलब ये घूमने वाली चीज है? हाँ, घूमने वाले सिस्टम में एक दिक्कत आती है कोरियोलिस प्रभाव की। कोरियोलिस इफेक्ट? इससे चक्कर आ सकते हैं, जी मिचला सकता है, खासकर अगर घूमने की रफ्तार तेज हो या दायरे का आकार छोटा हो। हाँ। सही डिजाइन क्या हो, कितनी तेज घुमाया जाए, कितना बड़ा बनाया जाए, इस पर अभी काफी रिसर्च चल रही है। हो सकता है कि दिन में कुछ घंटे ही एजी में बिताना काफी हो, लेकिन यह सब अभी पक्के तौर पे पता नहीं है, अभी प्रयोग चल रहे हैं। समझ गया। तो तकनीक और शरीर की चुनौतियों के बाद अब आते हैं कायदे कानून पर। अंतरिक्ष में किसका राज चलेगा? क्या वहां जमीन कब्जा कर सकते हैं जैसे पुराने जमाने में होता था? 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि यानी आउटर स्पेस ट्रीटी, OST, इसका पहला अनुच्छेद कहता है कि अंतरिक्ष की खोज और उसका इस्तेमाल पूरी मानव जाति के लिए होगा, किसी एक देश के लिए नहीं।
और दूसरा अनुच्छेद साफ कहता है कि कोई भी देश चांद, मंगल या किसी भी खगोलीय पिंड पर अपना झंडा गाड़कर ये नहीं कह सकता कि ये मेरा है। इसे कहते हैं राष्ट्रीय विनियोग का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ नेशनल एप्रोप्रिएशन। इसे रेस कम्युनिस का सिद्धांत कहते हैं, यानी ये सबकी साझी विरासत है, जैसे खुले समंदर होते हैं ना। लेकिन अगर कोई देश या कंपनी वहां से कुछ निकालती है, मान लीजिए चांद से हीलियम-3 या किसी क्षुद्र ग्रह से सोना, तो वो किसका हुआ? संधि तो जमीन कब्जाने से रोकती है, संसाधन निकालने से तो नहीं रोकती शायद। आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी है। यहीं पर असली टकराव उभर रहा है। ओएसटी जमीन पर कब्जे को तो रोकता है, लेकिन संसाधनों के बारे में ज्यादा कुछ साफ साफ नहीं कहता। अमेरिका ने 2015 में एक कानून पास किया, यूएस स्पेस एक्ट, जो अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों को अंतरिक्ष से निकाले गए संसाधनों का मालिक बनने, उन्हें बेचने, इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। बस शर्त यह है कि वो उस जगह पर कब्जा ना करें। ये एक तरह से रेस नल्यूजिस जैसा विचार है कि संसाधन पहले किसी के नहीं थे, जिसने निकाल लिए उसके हो गए। अच्छा। अब ये ओएसटी की सबकी साझी विरासत वाली भावना से मेल नहीं खाता। इससे नियमों में कंफ्यूजन और अलग-अलग देशों के बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं, एक तरह का बिखराव आ रहा है। और भविष्य में जब वहां बस्तियां बस जाएंगी, लोग रहने लगेंगे, तब क्या होगा? क्या वो अपनी आज़ादी मांग सकते हैं जैसे धरती पर कॉलोनियों ने मांगी थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर कानून के जानकार अभी से सोच रहे हैं। बहुत गंभीर सवाल। क्या अंतरिक्ष कॉलोनी आत्मनिर्णय के अधिकार, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का दावा कर सकती है, जैसा संयुक्त राष्ट्र चार्टर में है? अगर ओएसटी देशों को कब्जा करने से रोकता है, तो क्या एक आज़ाद कॉलोनी, जो शायद संधि का हिस्सा न हो, वो कब्जा कर सकती है? ये सब अनसुलझे सवाल हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतरिक्ष के लिए कोई यूनिवर्सल कानून नहीं चलेगा, बल्कि अलग-अलग जगहों के लिए अलग-अलग नियम बनाने होंगे। एक स्थितियों का बंडल कह सकते हैं, जो इस बात पे निर्भर करेगा कि वो जगह पृथ्वी से कितनी दूर है और पृथ्वी का उस पर कितना नियंत्रण बचा है। वाकई में ये कानूनी और नैतिक सवाल तो तकनीक से भी ज्यादा जटिल लगते हैं मुझे। सीमित जगह में रहने वाले लोगों के अधिकार क्या होंगे? क्या हम पृथ्वी वाली असमानता और समस्याएं वो सब वहां भी ले जाएंगे? ये चिंताएं बिल्कुल जायज हैं। ग्रहों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बनाम इंसानों को बसाने की जरूरत, ये अपने आप में एक बड़ा नैतिक संघर्ष है। क्या वहां जीवन की गुणवत्ता अच्छी होगी, या हम सिर्फ मुश्किल हालात में किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे होंगे? ये भी एक सवाल है। तो इन सब चुनौतियों और सवालों के बीच भविष्य दिख कैसा रहा है? क्या चल रहा है आजकल अंतरिक्ष में? मतलब क्या तेजी आई है? रफ्तार तो बहुत तेज है, बहुत तेज। एक तरफ नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है, इंसानों को वापस चांद पर ले जा रहा है, और इस बार सिर्फ झंडा गाड़ने नहीं, बल्कि वहां टिकने के इरादे से, ताकि मंगल पर जाने की तैयारी हो सके। चांद एक तरह का टेस्ट बेड बनेगा। चांद के ऑर्बिट में गेटवे स्टेशन बन रहा है, जिसका हैलो मॉड्यूल एक अहम हिस्सा है। दूसरी तरफ चीन और रूस मिलकर चांद पर अपना बेस बना रहे हैं, ILRS, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, और कई देश उनके साथ जुड़ रहे हैं। ये रेस फिर से शुरू हो गई है। बिल्कुल। भारत का गगनयान कार्यक्रम भी इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है, और प्राइवेट कंपनियां तो कमाल ही कर रही हैं। स्पेसएक्स का स्टारशिप, ब्लू ओरिजिन का न्यू ग्लेन, ये इतने बड़े रॉकेट हैं जो बड़े पैमाने पर सामान और लोग ले जा सकेंगे। कॉलोनियां बसाने के लिए ये जरूरी है। ISS 2030 के आसपास रिटायर हो जाएगा। उसके बाद एक्सियम स्टेशन, ऑर्बिटल रीफ जैसे प्राइवेट स्पेस स्टेशन उसकी जगह लेंगे। कमर्शियल लो अर्थ ऑर्बिट डेस्टिनेशंस या CLDOs का जमाना आएगा। यानी मुकाबला भी है और सहयोग भी। दिलचस्प है। तो सफलता किन चीजों पर निर्भर करेगी आखिर में? उस मुख्य चीजें हैं मेरे ख्याल में। पहला, भरोसेमंद और पूरी तरह बंद जीवन रक्षक प्रणाली, क्लोज लूप ECLS। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, रेडिएशन से बचाने का कारगर और हल्का तरीका। तीसरा, ISRU यानी स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल में महारत हासिल करना। चौथा, कानून की उलझनों को सुलझाना, खासकर संसाधनों के अधिकार पर स्पष्टता लाना। पांचवा, आर्टिफिशियल ग्रेविटी पर और रिसर्च, ताकि लंबी यात्राएं संभव हों। और सबसे जरूरी, इंसान का दिमागी और जज्बाती तौर पर इन मुश्किल हालात में ढल पाना, उसका लचीलापन। और अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या चांद पर रुकना ही लक्ष्य है या उससे भी आगे जाना? अंतिम लक्ष्य शायद मंगल पर बसना है, ताकि इंसान सही मायने में एक बहुग्रहीय प्रजाति बन सके, मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज।
चांद पर या उसके ऑर्बिट में रहना, लिविंग इन स्पेस जैसे गेटवे स्टेशन या चांद की सतह पर बने घरों में, वो मंगल जैसे किसी दूसरे ग्रह पर रहना, लिविंग ऑन अनदर प्लैनेट की दिशा में एक जरूरी पड़ाव है, एक स्टेपिंग स्टोन। चांद हमारे लिए एक तरह का परीक्षण मैदान है, जहां हम तकनीकें और तरीके आजमा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने इंसान के अंतरिक्ष में घर बसाने की महत्वाकांक्षा को देखा, इसके सामने खड़ी विशाल चुनौतियों को समझा, शारीरिक, मानसिक, तकनीकी और कानूनी, और उन कदमों को भी जाना जो इस सपने को हकीकत बनाने की दिशा में उठाए जा रहे हैं। ये सफर वाकई कमाल का है, जिसमें नई तकनीकें हैं, देशों का साथ है, प्राइवेट कंपनियों की होड़ है, और हाँ, कुछ बेहद गंभीर सवाल भी जुड़े हैं। और जाते जाकर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हमारे स्रोतों में उठे एक कानूनी बिंदु से जुड़ा है। सोचिए कि अगर भविष्य में अंतरिक्ष कॉलोनियां पृथ्वी से इतनी दूर और आत्मनिर्भर हो जाती हैं कि वो आज़ादी का दावा करती हैं, जैसा धरती पर आत्मनिर्णय के सिद्धांत कहते हैं, और जिसकी संभावना कुछ एक्सपर्ट्स जता रहे हैं, तो पृथ्वी के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त शासन या पहचान के कौन से नए रूप वहां उभर सकते हैं? क्या वो बस्तियां एक दिन पृथ्वी को ही एक बाहरी ताकत या विदेशी शक्ति की तरह देखेंगी, जिसके साथ उनके अपने अलग रिश्ते होंगे? सोचने के लिए बहुत कुछ है वाकई। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद।